जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल बच्चों में स्ट्रेस काफ़ी हो रहा है स्टडीज़ की वजह से, और जैसे अभी करंट सिचुएशन हो रही है जो कोविड की वजह से कि इतने टाइम से सब बच्चे अपने घरों में हैं, लॉकडाउन सिचुएशन है और कहीं बाहर जा नहीं पा रहे और फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे, स्कूल्स बंद हैं, तो इस वजह से कहीं न कहीं उनकी मेंटल वेलनेस पे इस चीज़ का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हमारा सेशन आज उसी के ऊपर है, जिसमें हम जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनसे कैसे इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करें, इनका क्या सॉल्यूशन है, किस तरह से हम इनको डील कर सकते हैं, तो इसी पे आज का हमारा सेशन है। तो हमारे आज के सेशन में हमारे साथ इस सेशन के चेयरपर्सन हैं मिस्टर दीपक ठाकुर, जो कि फाउंडर भी हैं मिशन विद चंडीगढ़ की, और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट स्पीकर हैं आज, मिस कनिका शर्मा, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। तो मैं स्वागत करूंगी उनका भी, और मैं चाहूंगी कि दीपक जी इस सेशन को अपने व्यूज आपके सामने रखें और इस सेशन को आगे लेकर जाएं। थैंक यू चांदनी, थैंक्स अ लॉट इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और ये सेशन काफी दिनों से ये प्लान चल रहा था कि मिशन फिट चंडीगढ़ में कुछ ऐसा सेशंस को हम प्लान करें, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करें जो सबके लिए इम्पोर्टेंट हो, जो सबको एक वैल्यूएबल रिजल्ट दे और सबको एक बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिल सके इन सेशन से। तो मिशन फिट चंडीगढ़ ने इस बार कुछ एक डिफरेंट तरह से कुछ चीजों को प्लान आउट करने का प्लान किया है। तो इस बार हम एक हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है कनिका शर्मा, जो साइकोलॉजिस्ट, ये पटियाला से हैं और काफी सालों से ये चाइल्ड बिहेवियर्स के ऊपर, चाइल्ड साइकोलॉजी में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम में चाइल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बच्चों के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पूरी पैंडेमिक सिचुएशन में। तो इससे फाइट करना है, इससे अपने आप को निकालना है कि हम अपने आप को कैसे, अपने बच्चों को, ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सिचुएशंस आ रही हैं इस सिचुएशन में, तो कैसे इससे निकाला जा सके। तो इस पूरी सारे सेशन को करने के लिए हमारे साथ कनिका मैम है। सो कनिका मैम इस पूरे सेशन को करना, और मैं बताना चाहूंगा कि मिशन फिट चंडीगढ़ 2017 से कंटिन्यूटी में चंडीगढ़ की वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। बट दिस टाइम चंडीगढ़ के लिए नहीं, हम पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे इंडिया के लिए पूरे सेशंस कंडक्ट करते हैं जूम नेटवर्क पर, सो दैट कि किसी भी जगह से लोग हमारे साथ कनेक्ट करें और अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक फील करें, स्ट्रेस से दूर लेकर जा सके। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे साथ कुछ ऐसी टीम है जो पूरे इन सेशन को कंडक्ट करने में दिन रात एक करते हैं। जैसे मैं नाम लूँ तो हमारे जो मैनेजर हैं, जो इवेंट हमारे चांदनी कपूर, और कंटेंट राइटर चांदनी कपूर जो पूरा कंटेंट को मैनेज करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट है रीता शर्मा जी, जो हमेशा सारा का सारा जितने भी हमारे सेशंस होते हैं इनके अंदर गाइडेंस के होते हैं। हमारे साथ और हमारे गगन कंबोज जी, जो हमेशा हमारी सारी एक्टिविटी में हमारे साथ रहते हैं। तो हमारे काफी अच्छी टीम के कारण ये सारी चीजें हम आपके साथ लेकर आ पाते हैं। तो आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स हैं जो हमने आपके लिए प्लान किए हैं। सो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कनिका मैम से कि वो इस सेशन को कंटिन्यू करें, और बाकी की जो इंफॉर्मेशन है फर्दर इवेंट्स की, तो इस सेशन के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन वंस अगेन कि अपने कैमरा को स्विच ऑन कर लीजिए, जिनके ऑफ हैं तो प्लीज अपने वीडियो कैमरास को एक बार ऑन कर लीजिए और म्यूट कर लीजिए अपने माइक को, सो दैट कि कोई डिस्टर्बेशन ना हो, हम अच्छी तरह से समझ पाए हर चीजों को। नेक्स्ट रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कनिका मैम को कि प्लीज कंटिन्यू करें मैम सेशन। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका शर्मा। और जैसे कि मेरे इंट्रोडक्शन सर ने अभी दिया कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, आई डील विद एवरी एज ग्रुप। तो आज की जो वर्कशॉप है वो हमारी स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के ऊपर है कि कैसे हम उनको इमोशनली डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम उनको और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं कि वो इमोशनल जो सिचुएशंस उनकी लाइफ में आए उनको कैसे हैंडल कर पाएँ। किस तरह से पेरेंट्स का रोल है कि वो सीड्स अभी डाल सकें बच्चों के लाइफ में, तो कि जब वो बड़े हुए और जो ग्रो करें तो वो इमोशनल सिचुएशन से इजीली प्रोडक्टिव तरीके से निकल पाएं। तो आज का सेशन हमारा इसके ऊपर होगा। इसके लिए आई विल शेयर स्क्रीन, जस्ट अ मिनट।
I hope everybody is able to see that screen. प्रिया ये मैम दिखाई दे रहा जी है? Okay, yes. So first of all, इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है? एक्चुअली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो जो हमें इतना कैपेबल बनाती है कि हम हमारे इमोशंस को लेके अच्छे से डिसीजंस ले पाए, हम समझ पाए कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है, हम अच्छे से समझ पाए कि जो इमोशन हम फील कर रहे हैं वो उसकी रियलिटी क्या है, कितनी स्ट्रेंथ में हम उसको फील कर पा रहे हैं और किस तरह से हम उसको लॉजिकल रीजनिंग दे पा रहे हैं, कोई रैशनल थॉट दे पा रहे हैं और किस तरह से हम उसका सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं और क्या हम दोबारा से अपने अच्छे फेज में, अपने काम फेज में, अपने पॉजिटिव फेज में जा पा रहे हैं. दिस ऑल इंक्लूड्स आवर इमोशनल इंटेलिजेंस. अब अगर हम बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस के फीचर्स की, तो इसके 5 फीचर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जिसको मैं बच्चों से रिलेट भी करूंगी और आप अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं. जैसे कि सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है सेल्फ अवेयरनेस का. अब इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्फ अवेयरनेस से कैसे लिंक करती है कि किस तरह से हम लोग कितने कि, हम कितने अवेयर हैं अपने आप को लेके, हम कितने अवेयर हैं हमारी सिचुएशन को लेके कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, कितना हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कितना हमें पता है हमारी वीकनेसेस क्या हैं, एंड हमें क्या ये पता है कि जो हम इमोशनल रिएक्शंस देते हैं उनका दूसरों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. अब ये सब चीजें हम बच्चों की लाइफ पे लगा सकते हैं कि कैसे बच्चे अपनी लाइफ में ये देखें कि हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, कौन सा फेज वो अभी इस टाइम फेस कर रहे हैं, किस तरह से वो रिएक्शंस दे रहे हैं और उसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है. सेकेंड इज सेल्फ रेगुलेशन. कितना कंट्रोल हमारा है हमारे ऊपर, हमारे इमोशनल रिएक्शंस के ऊपर. एक्चुअली जिन लोगों में सेल्फ रेगुलेशन हाई होता है उनका इमोशनल कोशेंट भी हाई होता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हम किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेंगे तो उसका आउटकम नेगेटिव होगा, तो उससे उनको आगे इमोशनल नेगेटिव इमोशंस ही फील करने को मिलेंगे. सो सेल्फ रेगुलेशन इज अनदर पॉइंट. एंड द थर्ड पॉइंट इज सोशल स्किल्स. अब जिसके पास सेल्फ अवेयरनेस होगी, जिसके पास सेल्फ रेगुलेशन होगा, वो उसकी सोशल स्किल्स ऑटोमेटिकली हाई होंगी. मीन्स कि हम ये दूसरों के इमोशंस को भी समझ पाएंगे, हम दूसरों के इमोशनल सर्कमस्टांसेस में उनका साथ दे पाएंगे. हमारी स्किल्स इतनी डेवलप होंगी कि हम उनके साथ एम्पैथाइज कर पाएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. अब हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे बिल्ड होंगे अगर हमारी सोशल स्किल्स अच्छी होंगी. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्पैथी का. एम्पैथी क्या होती है? हम एग्जैक्टली वैसे फील करें जैसा कोई इंसान फील कर रहा है. अब ये फीलिंग कहाँ से आ गई? अगर हम हमारे इमोशंस को जेन्युइनली फील करेंगे तो भी हम जेन्युइनली फील कर पाएंगे कि दूसरा कैसे फील कर रहा है. अब ये जिसके पास एम्पैथी ज्यादा होती है वो कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंट होने में कामयाब हो सकता है. ये उसका फीचर है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मोटिवेशन. अब मोटिवेशन क्या रोल प्ले करता है कि हम कितने ड्रिवन हैं अपने लाइफ में, कि अगर हमारे पास ये 4 फीचर्स हैं, हम कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं. क्या हम किसी इमोशनल इवेंट के कारण कहीं स्टक तो नहीं है, कहीं हमारी मोटिवेशन डाउन तो नहीं हो रही आगे जाने की. तो ये अगर 4 फीचर्स हमारी लाइफ में, 5 फीचर्स हमारी लाइफ में अच्छे से काम कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, क्वोशंट हाई है. आई होप एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट. Yes, ma'am. नेक्स्ट है Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम इसको एंड में डील कर लेंगे. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस. अब हमने ये 5 फैक्टर्स किए, क्या बेनिफिट है इन 5 फैक्टर का? क्या बेनिफिट है अगर हमारा इमोशनल लेवल, हमारी EQ हाई होगी, उसका हमारे पे इम्पैक्ट क्या होगा? एक्चुअली जो हाई EQ है वो हाई IQ से लिंक करती है, ये रिसर्च ने बताया. अब IQ आप सबको पता है इंटेलिजेंस क्वोशंट होता है. अब EQ कैसे लिंक करती है? क्योंकि इंटेलिजेंस हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से आती है.
अब जीन्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, जीन्स को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, वो जो मिल गया सो मिल गया। लेकिन एनवायरनमेंट हमें हमेशा न्यू चीजें लर्न करने के लिए मोटिवेट करता है। अगर हम हमारा इमोशनल क्वोशंट अच्छा है तो डेफिनेटली हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होगा, जिसके कारण जो भी हमारी लाइफ में सर्कमस्टांसेस होंगे तो उन सर्कमस्टांसेस को हम इजीली लर्न कर सकते हैं उनमें से जो निकल के आया है, तो जिससे हमारी आईक्यू डेवलप होती है। नेक्स्ट इज कि इससे हम रिलेशनशिप्स को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। अगर कोई बंदा इमोशनली हाई हाई होता है तो वो रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, मैनेज करता है, उसके पास कोई बैगेज नहीं होता कोई भी इमोशनल स्टकनेस का। तो अदर पॉइंट इज चाइल्डहुड EQ इज लिंक्ड टू सक्सेस ड्यूरिंग एडल्ट। अब दिस इज मोर इम्पोर्टेंट इन रिगार्ड ऑफ आवर टुडेज वर्कशॉप कि जो बच्चे जो चाइल्डहुड है, बचपन है, अगर हम उस टाइम पे वो सीज वो करेंगे बच्चे की लाइफ में कि ये जो 5 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, तो उससे लिंक करती है उनकी एडल्टहुड की सक्सेस, जिसको हम डिफाइन करते हैं एज इन करियर, या फिर उनकी फैमिली लाइफ, या फिर एज अ पेरेंट्स हाउ हाउ दे विल बी एज अ पेरेंट। तो ये सब कुछ डिफाइन करता है ये जो सक्सेस है वो क्योंकि जितना जल्दी वो ये सब चीजें सीख लेंगे उतना ज्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा उनका EQ होता जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी चांदनी मैम ने हमसे बात की थी कि बच्चे बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही है तो ये ट्रोमेटिक है कई फैमिलीज के लिए, जहाँ पे कोविड का इफेक्ट था, जहाँ पे लोग बीमार हुए हैं। अब वो कई बच्चे मेरे पास 1-2 केसेस आए हैं जो कि पीटीएसडी हो गए, जिनको पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसको जो वो ट्रॉमा में चले गए, क्योंकि एकदम थोड़े दिन पहले पेरेंट वाज ओके, लेकिन विद इन 5 और 6 days पेरेंट इज नो मोर, मतलब बच्चे वो चीज सह नहीं पाते हैं। अब इसमें मेंटल हेल्थ को लेके इंटेलिजेंस क्वोशंट का क्या लिंक है? जो बच्चे इमोशनली इमोशनल क्वोशंट जिनका हाई होता है वो लॉजिक दे पाते हैं सिचुएशन को कि ऐसे हो गया, वो अडेप्ट कर पाते हैं। जो इमोशन हम चेंज नहीं कर सकते, जिस सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे पेरेंट चले गए, अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम वापस नहीं लेके आ सकते हैं पेरेंट को, बट दे शुड बी केपेबल इनफ टू अडेप्ट दैट रियलिटी। तो अगर जिसका क्वोशंट हाई होगा तो उनकी मेंटल हेल्थ किसी भी सिचुएशन में थोड़ा नीचे जा सकती है लेकिन फिर से ऊपर आएगी, ठीक रहेगी, मतलब सिचुएशन वाइज। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, ये जो हमारा पार्ट है प्रोसेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप प्लीज ध्यान से सब समझिएगा। और इस प्रोसेस का एक एक जो फेज है उसमें आप खुद को भी इमेजिन कर सकते हो, अपने बच्चे को भी इमेजिन कर सकते हो। द फर्स्ट इज लेट्स इमेजिन कि हमारी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गई है। ये प्रोसेस को मैं रेजिलियंसी प्रोसेस बोलती हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस हमें बताती है कि कैसे डील करना है। ये पूरा सर्कल है कि किस तरह से हम डील करेंगे किसी इमोशन को। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में हैं, क्या हम उसे सही तरीके से परसीव कर पा रहे हैं? व्हाट इज द वर्ड मीन्स परसीव? परसीव मतलब क्या हम समझ पा रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे जैसे कोई वो रियलिटी में है। अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके 2 बच्चे हैं, आप अपने एक बच्चे के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट ले आए जो उसे काफी टाइम से चाहिए था। दूसरे बच्चे के लिए आपने ढूंढा बहुत लेकिन मिला नहीं। अब आपने उसको ऐसे ही कुछ और नहीं लाके दिया, आपने सोचा जब वो मार्केट में आएगा तब मैं उसको वो लाके दूंगा या दूंगी। अब जब बच्चा देखता है कि मेरे ब्रदर के पास वो चीज आ गई है जो उसे चाहिए थी, दैट्स एन ऑटोमेटिक इमोशन अराइज होगा ऑफ जेलस। अब वो कैसे उसको सही परसीव कर रहा है, इन द सेंस कि उसको जेलस की फीलिंग आ गई है। अगर वो आके पूछेगा कि आप मेरे लिए क्यों नहीं लेके आए हो, ठीक है, अगर आपने उसको बताया कि ऐसे ऐसे बात थी, वो परसीव सही कैसे करेगा कि हाँ, मेरे जो
पेरेंट है उन्होंने ढूंढने की कोशिश की पर उनको मिला नहीं। वो मेरे लिए लाना चाहते थे लेकिन मिला नहीं। दैट इज द राइट परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन। अब फील इट राइटली। अब वो इसको अच्छे से फील कैसे करेगा, मतलब सही तरीके से। अब इसमें फीलिंग क्या है कि मेरे पेरेंट की इंटेंशन नहीं थी मेरे को हर्ट करने की। ही लव्स मी और ही शी लव्स मी। वो मेरे लिए लाना चाहते थे, इसीलिए लाना चाहते हैं कि मुझसे प्यार करते हैं। मुझे वो कम नहीं मानते हैं अब मेरे दूसरे भाई से। वो कोई ऐसी इरेशनल बात नहीं है हमारे में। ये है सही फीलिंग जो कि सच है, क्योंकि पेरेंट्स के नजरिए से ये सच है। अब मैनेज इमोशंस बाय रैशनल थॉट्स। अब ये जो रैशनल थॉट हम दे रहे हैं, इसके साथ हम रैशनल थॉट क्या देंगे कि जब भी वो मार्केट में आएगा मेरे पेरेंट जो है वो क्योंकि वो लेना चाहते थे वो लेके दे देंगे मेरे को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हमने रैशनल थॉट दिया। अब सॉल्यूशन क्या है कि अब कभी भी मार्केट में आएगा वो मिल जाएगा, तो बैक टू पॉजिटिव फेज बच्चा जा सकता है। आपको ये प्रोसेस समझ में आई? मैं आस्क एनी ऑफ यू के आपको समझ में आ रहा है? अगर कोई भी एक मुझे Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। थैंक यू मैम, कंटिन्यू मैम प्लीज। और अब हम इसी प्रोसेस को लेके चलते हैं कि जैसे बच्चे जो किसी भी एक फेज में स्टक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही नेगेटिव सिचुएशन आई, यही बच्चे ने आके अपने पेरेंट्स से पूछा कि मुझे वो चीज क्यों नहीं दी जो मुझे चाहिए थी और भाई को दी। अगर वो परसीव सही नहीं कर पा रहा, आपके पेरेंट बोल रहे हैं कि मैंने ढूंढा पर मुझे नहीं मिला। अब रियलिटी तो यही है कि उन्होंने ढूंढा लेकिन नहीं मिला। अगर बच्चा सोच रहा है इतनी सारी शॉप्स हैं, ऐसे कैसे नहीं मिला होगा, इन्होंने एफर्ट ही नहीं की होगी, तो ये परसेप्शन ही गलत होगी, रियलिटी से अलग होगी, तो यहीं पे स्टक हो जाएगा बच्चा। और अगर वो फील सही नहीं कर पा रहा तो वो क्या आगे उसकी फीलिंग भी सही नहीं होगी। वो क्या सोचेगा कि मुझसे प्यार नहीं करते, और अलग अलग रीजंस देगा क्यों नहीं करते हैं, कि शायद मैं पढ़ता नहीं हूँ, शायद वो ज्यादा पढ़ता है उससे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम प्यार करते हैं। और अपने इमोशंस को इरेशनल थॉट्स देगा कि मुझे तो इनके इनके पास रहना ही नहीं चाहिए, इनको मेरी जरूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे थॉट्स जो रैशनल नहीं है, तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलता और वो वापस पॉजिटिव फेज में जा भी नहीं पाता। तो वो क्या है, नेगेटिव सिचुएशन में स्टक रहता है। हम सबने देखा है कि जहाँ पे सिबलिंग्स होते हैं तकरीबन 99% उन फैमिलीज में किसी ना किसी बच्चे को जरूर लगता है कि पेरेंट्स मुझे उतना प्यार नहीं करते हैं जितना मेरे दूसरे भाई बहन को करते हैं। अब ये प्रोसेस जो मैंने आपको समझाई है कि सही से सिचुएशन परसीव हो, सही से फील हो बच्चे को, सही से उसको रैशनल थॉट दिया जाए, फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हो, और फिर हम वापस पॉजिटिव फेज में जाए। ये हमारा काम है पेरेंट्स का कि हम ये बार बार रिपीट करें बच्चों के साथ। जितनी रिपीटिशन होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी इस प्रोसेस की, उतना ज्यादा बच्चे को ये इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी कि मुझे किसी भी नेगेटिव फेज से कैसे निकलना है। और क्योंकि कहीं भी वो स्टक नहीं होगा, कहीं भी इमोशनल बैगेज नहीं होगा, तो उसके साथ क्या होगा, उसकी सक्सेस के जो चांसेस है वो हाई होंगे लाइफ में किसी भी चीज को लेके। तो जो मैंने ये स्टकनेस की बात की है हर फेज में, उसे हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में था कि इट अराइजेस विद फेलियर एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसेस। किसी भी स्टेज में जहाँ पे हम फेल हो जाते हैं, बच्चा फेल हो जाता है उसको जेन्युइनली फील करने में या परसीव करने में, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है जो रहता है सारी उम्र, अगर जब तक वो नहीं उसको लॉजिकल थिंकिंग नहीं मिलती है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि पेरेंट्स जो हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चों के इमोशंस को लेके। सबसे पहले अब चलो अब देखते हैं, आप अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हो। देयर आर 4 टाइप ऑफ पेरेंट्स जो बच्चों के इमोशंस को रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग तरीके से। अब आप देखिए आप कहाँ पे लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसमिसिंग पेरेंट्स। ये वो पेरेंट्स हैं जो बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, तो उनके इमोशंस को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम सब करते हैं, छोटे बच्चे छोटे होते हैं, उनको चोट लगती है तो उनको बोलते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो देखो चिड़िया, वो देखो
ये हम उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं उनकी पेन से। नाउ द रियलिटी इज कि वो जो बच्चा है वो डिस्ट्रैक्ट तो हो गया, उसने रोना बंद कर दिया। अब आपका एम पूरा हो गया कि उसने रोना, मतलब उसका रिएक्शन बंद हो गया, बट उस एक डिस्ट्रैक्शन ने उसकी पेन को कम नहीं किया। ठीक है, वो हमें हमें पता है कि विद टाइम उसकी पेन चली जाएगी। अगर उसको कोई चोट लगी है तो विद टाइम वो पेन चली जाएगी, लेकिन आपने उसको उसके पेन को अच्छी तरह से डील नहीं किया। तो दीज आर कॉल्ड डिसमिसिंग पेरेंट्स, जो डिसमिस कर देते हैं उसके इमोशनल रिएक्शन को। सेकेंड इज डिसअप्रूविंग पेरेंट्स, ये अप्रूवल ही नहीं देते हैं उनके इमोशनल रिएक्शंस को। क्योंकि इनको ऐसे लगता है, ये वो कैटेगरी है कि एक्सपीरियंस कर चुकी है अपनी लाइफ में, इनको ऐसे लगता है कि कोई बड़ी बात ही नहीं है। बच्चा आके बोलता है कि मेरे उसके साथ झगड़ा हो गया, उसने बच्चे को गुस्सा, पेरेंट अच्छे से सुन ही नहीं रहा, क्योंकि उसको ऐसे लग रहा है कि झगड़े तो होते ही रहते हैं, कि कुछ छोटी सी बात है। वी आर नॉट गिविंग देम जेन्युइन ईयर, हम उनको अच्छे से लिसन नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको अच्छे से, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उनकी जो फीलिंग है। तो वो डिसअप्रूविंग पेरेंट्स हैं। आगे लेस पेरेंट्स, ये वो पेरेंट्स है जो बहुत अच्छे से अपने बच्चों की हर एक फीलिंग को फील करते हैं, हर इमोशन को, हर प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से फील करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है उनके। ये दे नेवर टेक एनी काइंड ऑफ स्टेप कि उसको डील कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये वो पेरेंट्स हैं जो अगर बच्चों का झगड़ा हो गया तो जाके खुद झगड़ा करके आते हैं बच्चों के साथ, कि मेरे बच्चों के साथ झगड़ा क्यों किया। हो सकता है उनके पेरेंट्स के साथ भी झगड़ा करके आए। किसने किया है स्टार्टिंग। ओके, तो लेस पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने बच्चों की हर एक इमोशन को वैलिडेट करते हैं, सही बताते हैं, लेकिन काफी हद तक वो 50% वो इस चीज में सही होते हैं कि वो फील कर पाते हैं उनकी पेन। पर दिक्कत कहाँ आती है कि वो जो उनका रिस्पॉन्स होता है, जो इरेशनल थॉट उस इमोशन के साथ होता है, उसको भी वैलिडेट कर देते हैं, उसको भी बोल देते हैं सही है। कि अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है, अगर किसी टीचर ने किसी बच्चे को प्राइज दे दिया, आपका बच्चा भी मेहनत कर रहा है, अगर उसको गुस्सा आ रहा है कि मैम ने उसे प्राइज दे दिया, मेरे को नहीं दिया, तो हम जेन्युइन वो निकालने की बजाय कि बेटा कहाँ गलती हुई हमसे कि तुम्हें प्राइज क्यों नहीं मिला, वो जेन्युइन वो बच्चा कह रहा है मैम ही पार्शियलिटी करते हैं, तो पेरेंट भी बोल रहा है हाँ मैम ही पार्शियलिटी करते हैं। तो दीज आर लेस फेयर पेरेंट्स जो अंडरस्टैंड करते हैं पर करते कुछ नहीं है बच्चों के लिए। नाउ द फोर्थ कैटेगरी इज इमोशन कोचिंग पेरेंट्स। ये वो पेरेंट्स हैं जो बड़े अच्छे कोच हैं, जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं बच्चों की नेगेटिव इमोशनल स्टेट से। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप, कि वो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जब भी कोई बच्चा उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है, वो उनके लिए एक मौका होता है कि जिससे वो अपने बच्चे को अच्छे से लर्निंग दे पाए इन्वायरमेंट की, उनकी इमोशंस के बारे में कैसे डील करना है। क्योंकि हर बार पेरेंट्स साथ नहीं होते बच्चों के, लेकिन जितना साथ रह पाते हैं उतने में वो मौका ढूंढते हैं इमोशनल कोच पेरेंट्स के, कितना हम उनको अच्छे से सिखा पाए, उनके साथ बॉन्डिंग बढ़ाते हैं, उनके साथ रेपो बिल्ड करते हैं अच्छे से, जिसका ये फायदा होता है कि बच्चे जब भी कहीं भी स्टक होते हैं तो दे कैन कम्युनिकेट वेल टू देयर पेरेंट्स। अब दिक्कत हमारे यहाँ पे क्या आती है कि हम छोटे बच्चों को तो ये सब चीजें हम डिसमिसिंग या डिसअप्रूवल में होते हैं या लेस फेयर में, इमोशनल कोचिंग पेरेंट्स नहीं होते हम जब बच्चे बहुत छोटे होते, क्योंकि हमें लगता है इनको समझ में ही नहीं आएगा जो हम बोलेंगे, और यहीं पे हम मार खाते हैं। लेकिन जब वो टीनेजर्स हो जाते हैं, अचानक से हम लोग उनको बोलते हैं वी आर योर फ्रेंड्स, अब सब बात हमसे शेयर करो, अब सब बात हमसे करो, मैं आपको बताऊंगा, मैं ऐसे करूंगा। उस टाइम तक बच्चों का आप में ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ होता उन चीजों को लेके जो वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। तो जो इमोशनल कोचिंग पेरेंट्स हैं वो अपना काम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, वो अर्ली स्टेज ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कह लो जब उनकी एज बहुत छोटी होती है बच्चों की, तब से उनका काम स्टार्ट हो जाता है। तब आप अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हो कि आप इस टाइम कहाँ पे हो। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप टीनेजर्स के पेरेंट्स हो, तभी भी अगर आप इन चारों में से किसी एक अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, अभी भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आप जितना भी आपका बच्चा आपको बता रहा है उसको अच्छे से सुन के जेन्युइनली उसको बिना डरे खुद खुद अपने इमोशंस को बिना बीच में डाले
उसको जेन्युइन चीजें समझा के आप अभी भी उसको इमोशनल कोचिंग पेरेंट बन सकते हो अपने टीनेजर बच्चे की। So we are moving towards 5 steps to improve emotional intelligence in kids. अब ये क्या है? ये डॉक्टर जॉन गॉटमैन है। ये इन्होंने बताया है कि कौन से 5 स्टेप्स ऐसे हैं जिनके साथ हम इमोशनल कोचिंग कर सकते हैं बच्चों की। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप है बी अवेयर ऑफ योर चाइल्ड्स इमोशंस, कि हमें अवेयर रहना चाहिए। अब चाइल्ड के इमोशंस का पता कैसे चलेगा? उनके रिएक्शन से। कि इट इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर whom who is impatient towards their children or circumstances। अगर हमारे पास पेशेंस ही नहीं है तो बच्चों को डील करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सारी पेशेंस चाहिए होती है। उनकी ऐसी चीजें होती है क्योंकि उनका जो रिएक्शन है वो एकदम से निकल के आता है। और सबसे पहला रिएक्शन हमने देखा है जब बच्चा बॉर्न होता है तो इमोशनल रिएक्शन इज क्राइंग। तो बच्चे अपनी जो बात समझा नहीं पाते वो रोते हैं, रो के बताते हैं जो हमसे डील नहीं होता। तो सबसे पहले हमें अवेयर रहना चाहिए कि वो किस तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर वो वाइल्ड रिएक्शन देंगे तभी हमें समझ आएगा कि अच्छा प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। हमें वो क्यूज रखने चाहिए कि हमारा बच्चा अब ये फील कर रहा है, अच्छा तो ये ऐसे होगा तो ये ऐसे फील कर रहा है। आपको मतलब फुली आपको पता हो अपने बच्चे का। सेकेंड थिंग इज रिकॉग्नाइज इमोशन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर कनेक्शन और टीचिंग। अब ये हमने पहले भी डिस्कस किया है इमोशन कोचिंग पेरेंट्स के पार्ट में, कि आप अपने बच्चे के किसी भी इमोशनल फेज को अपॉर्चुनिटी समझो, मौका समझो कि अब मैं इससे कनेक्शन भी बढ़ा सकता हूँ अपना और टीच भी कर सकता हूँ। अब टीनेजर्स में इमोशनल जो सिचुएशन आती है वो कैसी आती है? वो इस तरह की होती है जिससे पेरेंट्स को एकदम से गुस्सा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने कोई ऐसा काम किया स्कूल में कि आपको स्कूल में बुलाया गया। अब वो बच्चा सैड भी फील कर रहा है, गिल्ट भी फील कर रहा है। अब वहां पे आपको ये देखना चाहिए कि आप अपनी इंसल्ट ज्यादा फील कर रहे हो कि अपने बच्चे के इमोशंस को ज्यादा फील कर रहे हो। कि क्या आपका बच्चा, अगर आपका बच्चा जेन्युइन गिल्ट है तो कम्युनिकेशन इज द की। उस टाइम उसके साथ कम्युनिकेट करो, उसको फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। दैट मेक्स योर रिलेशनशिप मोर पावरफुल। अगर आप अपनी इंसल्ट को ऊपर रखते हो कि तूने तो नाक ही कटा दी मेरी, तूने ऐसे किया, तूने वैसे किया, ठीक है, ये कहीं ना कहीं उसका फेलियर नहीं, हमारा खुद का फेलियर है कि हम फेल हुए उसे समझाने में कि क्या करना था उस टाइम में। एंड द थर्ड पार्ट इज हेल्प योर चाइल्ड वर्बली लेबल इमोशंस। ओके, कि आपका बच्चा छोटा है, वो क्या फील कर रहा है, तो हम उसको इनकरेज करते हैं कि वो वर्बली हमें बताए कि वो क्या फील कर रहा है, कौन सा इमोशन फील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बच्चा हमें बता रहा है वो उदास बैठा है, किसी और बच्चे को प्राइज मिल गया, ही इज फीलिंग जेलस। अब अगर हम उसको बोले जेलस फील हो रहा है तो वो कहेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है जेलस इज अ नेगेटिव इमोशन। तो तब हम उसको ये कहेंगे, हम उसको कम्युनिकेट करेंगे कि बेटा क्या फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि उस आपको मिलना चाहिए तो उसको नहीं मिलना चाहिए था। देन ही और शी विल से यस मैं डिजर्व करता हूँ, वो नहीं करता, उसको मिल गया। तो अब आपको बुरा लग रहा है? हाँ मुझे बुरा लग रहा है। चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर लैंग्वेज। अब वर्बली उसको पता लगने लग गया कि मेरे इमोशंस को मैं कैसे बोल सकता हूँ आपकी लैंग्वेज से। हाँ मुझे बुरा लग रहा है। अब इस बुरा लगने को बेटा जेलेसी बोलते हैं। अगर सिचुएशन कुछ और है, अगर जेन्युइन है कि हाँ टीचर ने जेन्युइनली किसी और को दिया है, तो आप गलत तरीके से बुरा मान रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा आगे से, जब उसकी लाइफ में सेम कंडीशन आएगी तो वो लेबल कर सकता है कि मुझे ये इमोशन फील हो रहा है इस टाइम पे। लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ होगा। हम बच्चे से पूछ नहीं सकते देखो क्या फील हो रहा है, वो कहेगा मेरे को कुछ नहीं फील हो रहा, मेरे को पता ही नहीं मेरे को क्या फील हो रहा है। The next step is communicate empathy and understanding. That is very important. हमें कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए जब हम बच्चे को एम्पैथी कम्युनिकेट ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल न्यूज तो हर किसी के घर में चलती है, या हमारे पास फोन्स हैं, बच्चे भी आजकल फोन पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो कितनी वीडियोस व्हाट्सएप पे आती है, कितना कुछ आता है जहाँ पे
ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे हमें देख के तरस आता है। तो ऐसी चीजें उनके साथ कम्युनिकेट करनी जरूरी है कि हाउ दे कैन फील द पेन ऑफ अदर्स। अब कोविड की सिचुएशन में हमारे एक सेलिब्रिटी हैं सोनू सूद, उन्होंने और एक शेफ हैं, नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, चलो उन्होंने मतलब सोसाइटी में बहुत अच्छा काम किया है। अब अगर हम अपने बच्चों को दिखाएं कि उन्होंने ऐसा काम किया, उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? उसके पीछे मोटिवेशन थी उनका एम्पैथेटिक लेवल, कि उन्होंने एम्पैथाइज किया कि किस तरह लोग घर से दूर, क्योंकि वो खुद घर से दूर थे, कि अपने जहाँ से वो नेटिव उनका है, विलेज वगैरह, कि कैसा लोग फील कर पा रहे हैं, कैसे उनको अपने घर की बहुत ज्यादा नीड है। तो दैट मेक्स देम ड्रिवन कि उन्होंने वो एक्शन इसलिए लिया। अगर हम उनको एग्जाम्पल सेट करेंगे या फिर उनके साथ ये कम्युनिकेट करेंगे कि एम्पैथी कैसे प्रैक्टिस की जा सकती है, तो इससे क्या होगा, उनकी इमोशन लेवल इतना हाई होगा, इमोशन इंटेलिजेंस इतनी हाई होगी कि जिसके कारण एक फायदा और हो सकता है कि उनको अपना पेन कम लगेगा, दूसरों का पेन देख के वो अपना पेन कम मानेंगे और उस पर एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। नाउ फिफ्थ स्टेप इज सेट लिमिट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्व। अब लिमिट्स कहाँ पे सेट करनी है? लिमिट्स सेट करनी है हमने एक्सप्रेशन पे, कि बच्चे का इमोशनल एक्सप्रेशन, हमें पहले उनको इंडिपेंडेंस देनी चाहिए कि यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ एज यू वांट टू। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है, जो हमने कहा था फील इट अप्रोप्रिएटली प्रोसेस में, अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा फील कर रहा है, कुछ ज्यादा ओवर एग्जैजरेट कर रहा है, तो हम उसके वो जो रिएक्शन है, उसका जो एक्सप्रेशन है, उसको हम लिमिट कर देंगे कि बस बेटा कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कुछ बढ़ रहा है, तब हम उसको वहां पे स्टॉप करेंगे। तो उसको पता चल जाता है कि ऐसी सिचुएशन में इतना ही रिएक्शन दे सकता हूँ, ये लिमिट्स है मेरी। और इसके साथ हम उसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम की ओर ओरिएंट करेंगे, लाइक कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ही हमेशा बच्चों के लिए कामयाब होती है, कि हम उसको प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग में नहीं रखेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम होगी, हाँ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम देखेंगे कौन से ऑप्शंस हमारे इन्वायरमेंट में है, आसपास हैं, जिसके साथ हम अच्छे से बच्चों को प्रॉब्लम से डील करने के लिए सिखा सकते हैं। तो दीज आर द 5 स्टेप्स जिसके साथ हम इमोशन कोचिंग कर सकते हैं बच्चों की। एंड नेक्स्ट इज अदर स्टेप्स, जिसमें मैं बात करना चाहूंगी सबसे पहले कामनेस की। ओके, लेट मी क्लियर फ्रॉम हियर। यस, सो नेक्स्ट इज मैं अब आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ऐसे देना चाहूंगी जिसके साथ हम बच्चों के ईक्यू को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। फर्स्ट इज कामनेस ऑफ इन द मोमेंट ऑफ एंगर। लाइक आप, ऐसा नहीं है कि हम बहुत परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कभी भी हमारी सिचुएशन हमेशा परफेक्ट रहेगी। हमें गुस्सा तो आता है, बच्चे होंगे घर में तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है। तो उस मोमेंट में अपने आप को रेगुलेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट, क्योंकि बच्चे आप ही से सीखेंगे कि अच्छा, क्योंकि उनको पता होता है कि इस चीज से माय पेरेंट्स आर अनॉयड, कि ये चीज मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं, स्टिल मैं कर रहा हूँ। जैसे छोटे बच्चों जंप करते रहते हैं, बेड से जंप कर दिया, कैसे जंप कर दिया, हम उनको रोक देते हैं, ऐसे मत करो चोट लग जाएगी, लोग जगह चोट लग गई, ऐसे मत करो, ऐसे करो। तो कई बार गुस्से में भी कहते हैं, तो उनको पता होता है हमारा रिएक्शन, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, कि इस सिचुएशन में हमें ऐसा रिएक्शन मिला। इसी सिचुएशन में हमें कम रहना जरूरी है। सिर्फ एक आई कांटेक्ट ही बच्चे के लिए काफी होता है, अगर आप काम हो कि वो रेगुलेट कर सकता है हमें खुद को, और बच्चे को ये सिखा सकता है कि अच्छा, कि अगर मेरे को कल को इतनी प्रॉब्लम हो, इस लेवल का गुस्सा है, तो मैंने कैसे अपने आप को रेगुलेट करना है। देन हमें उनको उनकी फीलिंग्स हमें कम्युनिकेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया। फिर प्रैक्टिकल स्किल क्या है, कि हमें हर बार जब भी वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम इन द सेंस कि कुछ फील कर रहे हैं,
कुछ उन्होंने मुंह बनाया हुआ है, कुछ भी ऐसा आपको कोई भी क्यों मिल रहा है, तो जरूर कम्युनिकेट कीजिए जाके कि बच्चे हुआ क्या है, क्या हुआ है। आगे से कोई रिस्पॉन्स आएगा तो उसमें क्वेश्चनिंग कीजिए। क्वेश्चनिंग इज वन मेथड कि हम बच्चे की कोर उसमें जा सकते हैं कि वो एक्चुअली फील क्या कर रहा है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बच्चे के लिए भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे को खुद को ही नहीं पता होता कई बार वो एग्जैक्टली क्या क्या रीजंस हैं उसकी फीलिंग के पीछे। नेक्स्ट है इनकरेज गुड परफॉर्मेंस। दिक्कत क्या आती है कई पेरेंट्स के साथ, वो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस जो बच्चों होती हैं, फॉर एग्जांपल उसने ड्राइंग बना दी। अब जो बच्चा 10 दिन में एक बार ड्राइंग बनाएगा तो आई थिंक आजकल के पेरेंट्स इतने अवेयर हैं कि वो इनकरेज करते हैं, चलो बच्चा वेरी गुड। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा दिन ड्राइंग बनाते रहते हैं, ड्राइंग इन द सेंस कि उनको कॉपी पेन दे दो वो कांटे से लगा देते हैं, स्क्रिबलिंग करते रहते हैं। तो पेरेंट्स आर यूज टू ऑफ दैट कि चलो ठीक तो करता ही रहता है। अब बच्चे खाने आए हैं आपको, तो यू जस्ट हैव अ लुक, जेन्युइनली आपको उसकी तरफ देखना चाहिए, जेन्युइन फीडबैक देनी चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए एवरी टाइम जितनी बार वो अच्छा काम करेगा। इसके साथ उसका सेल्फ एस्टीम होगा। और उसके बाद क्या होगा कि उनका मोटिवेशन जो है, नेक्स्ट जो मोटिवेशन है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हर एक बच्चे का ना एक एरिया होता है जिसके साथ वो ड्रिवन रहता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा खेलने में इतना मन होता है अ, जैसे कोई बच्चा ऐसा हो कि उसको क्रिकेट बहुत पसंद हो। अब कोविड की सिचुएशन है, अब कोई बच्चे इतना फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि ग्राउंड में नहीं जा पा रहे हैं, बाहर खेल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको उसकी मोटिवेशन हाई करने के कुछ ना कुछ उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि बच्चे आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, कि तुम फ्रस्ट्रेट इसलिए रहते हो कि यू वांट टू प्ले, इवन आई वांट यू टू प्ले ऑल्सो। तो जितना हो सकता है आप उसको मैनेज कर, मतलब कम्युनिकेट करोगे, उसकी मोटिवेशन को बढ़ाओगे कि थोड़ी देर की प्रॉब्लम है, ये ओवर हो जाएगा तो हम कर पाएंगे, तुम दोबारा से खेल पाओगे। तो इस साथ क्या होगा, मोटिवेशन हाई रहेगी। सेकेंड हुआ आप में ट्रस्ट रहेगा कि माय पेरेंट इज विद मी, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन में होता है बच्चा वो औरों को भी फ्रस्ट्रेट करता है। अगर हम उसका कोर नहीं देख रहे हैं कि वो फ्रस्ट्रेट कर ही क्यों रहा है, क्योंकि उसको खेलना है, तो जब हम उसको यही कम्युनिकेट करेंगे कि तुम्हें ये प्रॉब्लम इसलिए तुम क्रिएट करते हो कि यू वांट टू प्ले, तो उसको समझ आ जाएगा कि मेरे पेरेंट में को इसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं जो मैं खुद नहीं कर पा रहा था पहले। एंड नेक्स्ट इज टीच पॉजिटिव अफर्मेशंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, क्योंकि पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या होती है, अपने बारे में अच्छा फील करना और अपने बारे में अच्छा और पॉजिटिव थिंकिंग रखना और बोलना। अब हम हर जगह अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, बच्चों को तो अकेले मूव करना ही पड़ेगा, वो हॉस्टल भी जाएंगे, वो करियर भी बनाएंगे। अब आप देख रहे हो कोविड की सिचुएशन में सेलिब्रिटीज का क्या हाल है बॉम्बे में, तो वो लोग अकेले रहते, तो अब उनके पेरेंट्स को डर लगने लग गया है कि वो किस तरह डील कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं। अगर हम बचपन में बच्चों अफर्मेशंस का प्रैक्टिस करना सिखा देंगे कि यस आई एम इंटेलिजेंट, मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, और प्रैक्टिकली हम कर भी रहे हैं, मैं कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, कोई भी ऐसा फेज नहीं है जिससे हम निकल ना पाए। तो ये जो पॉजिटिविटी हम उनमें रोज डालेंगे कि रोज बोलना है ये और फील करना है, तो ये उनके जब वो बड़े हो जाएंगे, एडल्टहुड में होंगे, तब उस टाइम को काम को लेके जो प्रेशर होगा या कोई सिचुएशन लेके होगा, या टीनेज में जो डिप्रेशन का ऑनसेट होता है या एंजाइटी का होता है, कुछ भी ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनमें फंसने से पहले ही वो डील कर पाएंगे। क्योंकि ये जो मेंटल इश्यूज हैं, इनमें कब डिग कर जाए बच्चा, तो ये यू नेवर नो कि कब वो इस सिचुएशन में फंस गया। अब अब अगर हम सेलिब्रिटी की बात करें, सुशांत सिंह राजपूत, तो उसके फादर को नहीं पता कि कब वो ऐसे डिप्रेशन में चला गया। वो कहते हैं हाँ उसके बिहेवियर में फर्क था, लेकिन ही डजंट नो कि ये सब कैसे हो गया। तो हम हमेशा उनके साथ नहीं रह पाएंगे, हमेशा उनको चेक नहीं कर पाएंगे, पर वी हैव टू मेक देम केपेबल इनफ कि वो अपनी सिचुएशन में जब भी कोई इमोशनल ऐसा आए, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आए, तो वो कैसे उससे अच्छे से निकल पाए प्रोडक्टिवली और कुछ लर्न करके निकले,
तो इसके लिए अफर्मेशंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम हाई होनी चाहिए, बच्चे को खुद में ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये मैं हूँ। कल को आपके बच्चों को बुली करता है, बड़े केसेस आते हैं बुलिंग के, कि बच्चा का सेल्फ एस्टीम लो हो गया, वो स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके जो सीनियर्स हैं या उसके फ्रेंड्स उसको किसी न किसी कारण को लेके बुली करें। लेकिन अगर उसका मेंटल हेल्थ शुरू से स्ट्रांग होगा शुरू से, तो बुलिंग इज नॉट एन इशू, तो वो बुलिंग से डील कर पाएगा। जैसे हमने वो देखा था द मूवी द इडियट्स, अब उस आमिर खान ने बुलिंग को कैसे डील किया। हाउएवर मतलब वो एक कैरेक्टर है, वो एक फिक्शन की चीज है, लेकिन हम मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि उसने अच्छे डील कर लिया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा इतना कि उसके सीनियर्स क्या कह रहे हैं, उसको इस चीज से फर्क, क्योंकि वो मोटिवेटेड था, वो अपनी लाइफ में ड्रिवन था, उसको एक एम था, उसके लिए बाकी चीजें मैटर ही नहीं करती थी कि क्या है क्या नहीं है। एंड द अदर इज कि उस बेटर वे टू चैनल इमोशंस, अदर पार्ट कि हम उनके इमोशंस को चैनल अच्छी तरह करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा है तो अच्छा नहीं होगा कि हम उसको एक चिंग बैग ला दें। अगर किसी बच्चे को नेचुरली गुस्सा ज्यादा आता है, अगर ज्यादा आता है, तो हम उसको बजाय इसके कि लेक्चर दें भाई तू मेडिटेट कर, क्योंकि वो प्रैक्टिस से होगा, मेडिटेशन से बहुत सारी चीजें पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हम किसी को लेक्चर नहीं दे सकते हैं कि तू अभी अभी ऐसे कर, अभी ये कर। हम उसको पंचिंग बैग ला के दे सकते हैं, हम वो काउंटिंग कह सकते हैं कि तू काउंट कर लिया कर जब तेरे को गुस्सा आता है। दीज आर ऑल चैनलाइजेशन इमोशंस, कि हम एक्सप्रेशन देने से पहले हम चैनलाइज कर लें कि उसको निकालना कैसे है अंदर से। एंड अदर इज कि उनको उनका स्ट्रेस, उनका डिप्रेशन, उनकी एंजाइटी, जो 3 चीजें हैं जिनसे बाकी सारी मेंटल इश्यूज क्रिएट हुई हैं, ये तीनों चीजें हम कहीं ना कहीं लाइफ में फेस जरूर करते हैं किसी न किसी लेवल पे। तो हम उनको बताना, ये हमें बच्चों में बताना चाहिए कि आपको स्ट्रेस को पहचानना है कि किस चीज मुझे स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस आपको बड़ों के बॉस से नहीं हो, स्ट्रेस आपको किस वजह से हो रहा है कि आप लेट जाओ, आप सुबह जल्दी से उठ नहीं पाते हो, दैट इज अ स्ट्रेसर। कि आप लेट पहुंच रहे हो तो कल को आपको कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपको बहुत हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। तो आपको अपने स्ट्रेस को पहचानना है कि अगर आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ जाती हैं, आपकी सोच में क्या चेंजेस आ जाती है, आपके मूड स्विंग्स कैसे फ्लो करते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हो। तो दीज ऑल थिंग्स हमें बचपन में ही बच्चे को सिखा होती है कि जैसे अब आप कैसे सिखाओगे, अब ऑनलाइन स्टडी चल रही है बच्चों की, तो टीचर्स हमें होमवर्क दे रहे हैं बच्चों को फोन पे कि ये करना है, ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन के अंदर अंदर आपको करके भेजना है। अब अगर बच्चा आपका डेडलाइन के अंदर काम नहीं कर पा रहा, तो आप उसको कहते हो इतना टाइम गया, ये देखो तुम्हारे फ्रेंड्स ने तो भेज दिया होमवर्क। नाउ एक अगर वो उससे स्ट्रेस मान रहा है इस चीज को, तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो किस लेवल का स्ट्रेस ले रहा हो। बच्चे को भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये स्ट्रेसर है कि नहीं है। ठीक है, कि आपका बच्चा किस लेवल का स्ट्रेस ले सकता है, कितनी उसकी इंटेंसिटी हो सकती है, ये सब चीजें हमें बचपन में चैनलाइज करनी होती हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं लास्ट में आपको समझाना चाहूंगी, जो मेरी प्रैक्टिस से निकल रही है, वो ये है कि प्लीज प्लीज अपने बच्चों को अपना प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट मत मानिए। राइट, कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, जैसे हम फील करते हैं ये वैसे ही फील करेगा। क्योंकि इतनी अवेयरनेस के बाद हम इस पॉइंट पे तो आ गए हैं कि हाँ बच्चों को इंडिपेंडेंस दे हैं, स्टिल हमारे मन में क्या होता है कि हाउ डेयर ही, इसे ऐसे करने की हिम्मत कैसे की। ये हमारे मन का कोर, हमारी इंस्टिंक्ट होती है पेरेंट के मन में कि ऐसे कैसे कर दिया इसने, ऐसे तो नहीं कर सकता। आप ये समझिए कि ये जो बच्चे हैं दीज आर ह्यूमन बीइंग्स, आपके जरिए आए हुए हैं अर्थ पे। ठीक है, इनका अपना एक रोल, इनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। जब हमने इनको नाम दे दिया तो आइडेंटिटी वहीं से चल रही है। इनकी भी एक रिस्पेक्ट है। आप
अब हम इनसे एक्सपेक्ट करते थे, व्हाई डोंट यू रिस्पेक्ट हिम, व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस। हम ये करते रहते हैं बच्चों के साथ, बट सॉरी बच्चों कनिका, को भी मैं इंटरप्ट इमोशनली कर रहा हूँ उतनी बीच ही में। एम्पावरमेंट की जरूरत होती है या जितनी की कनिका बड़ों को मैम, होती है। तो इन चीजों के साथ में अपना सेशन एंड करना चाहूंगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग तो प्लीज टेल मी कि अगर आप आई वांट। हाँ जी सर। या हाय कनिका मैम, मैम प्लीज आपकी स्क्रीन शेयरिंग ऑन है, एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देंगे प्लीज। हाँ जी सर, हाँ जी मैं करती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, और देखिए आपकी प्लीज स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए एक बार। या थैंक यू कनिका मैम, बहुत अच्छा सेशन देने के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको लगता है कि आपको उसके आंसर्स चाहिए और इन बेस्ट आंसर्स आपको मैम दे सकते हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस को शेयर करिए। सो कनिका मैम, ऑलरेडी एक क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है ईशा कपूर हाँ जी की जी। तरफ से, तो आप प्लीज एक बार उन क्वेश्चन को ले लीजिए। तो बाकी पार्टिसिपेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने क्वेश्चंस को रेडी रखिए और हम इस क्वेश्चन आंसर सेशन को 15 मिनट्स तक कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू। हाँ जी ईशा जी, मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। अगर आपकी हाँ बच्ची मैं इसको पैराफ्रेज करती हूँ, आपकी बच्ची 8 साल की है और उसको सोशल गैदरिंग में प्रॉब्लम होती है, बर्थडे पार्टीज में डरती है या अच्छे से नहीं रहती, घर पे बोलती है, स्कूल में नहीं रिस्पॉन्स देती, am I right? यस मैम। आता सब कुछ है लेकिन खुलकर नहीं बोलती और डरती बहुत है। पिछले 2 साल से ये प्रॉब्लम है। ओके, तो मैम अगर बच्चा पिछले 2 साल से ये रिस्पॉन्स दे रहा है, 8 साल का बच्चा है, इसका मतलब जब तक वो 6 साल का था। यस क्या मेरी मैम। आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ यस रही है? मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ जी, जब बच्चा 6 साल का था तब तक वो बच्चा ठीक था। यस मैम। तो जो पिछले 2 साल से अचानक प्रॉब्लम आई है मैम, दैट मीन्स देयर इज समथिंग हैपेंड इन बिफोर 2 years ago, कि कुछ ऐसा उसको इमोशनल हो सकता है, उसको इमोशनल कई बैगेज है, तो इसके साथ कुछ ऐसा सोशल गैदरिंग में, इन द सेंस कई स्कूल में ही, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसी सोशल गैदरिंग है जहाँ पे हम रोज भेजते हैं बच्चों को, उसके साथ कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ ना हो जिसके कारण बच्चा ऐसा फील कर पा रहा है, ऐसा फील कर रहा है। तो इसके लिए हम उसको व्हाई डोंट यू क्वेश्चन हर कि स्कूल में ऐसा क्या है। आपने मैम किया कभी? मैम मैं बहुत बारी पूछ चुकी हूँ कि बेटा क्या कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस करो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, पर वो कहती है नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो शेयर ही नहीं करती। और 2 साल पहले उसके मतलब कि ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए थे, उसके बाद उसके नेचर में फर्क आया और फिर उसका हमने स्कूल चेंज कर दिया था। पहले उसे बहुत मन लगा, उसके बाद उसके स्कूल में पता नहीं वो रीजन है या पर स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूछती हूँ, उसकी मैम से भी पूछा है कि मैम ऐसी कोई प्रॉब्लम है इसको यहाँ पे आपको लगता है, तो मुझे इसका आंसर नहीं मिला। और स्कूल में अच्छे से रिस्पॉन्स देती है, बस टीचर कुछ पूछे तो नहीं देती है अच्छे से रिस्पॉन्स, बोलती भी नहीं है, आता है पर डरती है बहुत ज्यादा। इवन कि बाथरूम भी जाना है तो मम्मी लेके जाएगी, इतनी बड़ी हो गई है, वहां खड़े होना पड़ता है। कहीं भी जाना है घर में अकेला छोड़ के 5 मिनट नहीं जा सकते आप उन्हें। अगर लाइट भाग जाए तो चीखती है, एकदम से डर जाती है। तो इन चीजों को लेके मैं थोड़ी टेंस हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसका। क्यों ईशा मैम, हाँ जी मैम। बात ये है कि अगर बच्चा इतना ज्यादा रिएक्शन दे रहा है, इट इज नॉट नॉर्मल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अडैप्ट दैट। यस ये मैम। चीजें नॉर्मल नहीं। आप इस सिम्टम्स, ये जो आपके साइंस हैं बच्चे के, इसके साथ आप अनकंफर्टेबल भी हो। एंड यस सेकंड मैम। थिंग ये है कि यस मैम। इस बच्चे को कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुआ है, वो अपने ग्रैंडफादर जो हैं उसके, जिनके जो एक्सपायर हो चुके हैं, मे बी उनके साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हो। है ऐसा था? यस मैम। यस क्योंकि मैम। यस मैम। एक ऐसा होता है कि जो हमारा गार्जियन है, यहाँ पे हम जो आज का सेशन है, इसको मैं पूरी तरह से इसको रिलेट करके बता रही हूँ कि जो उसके ओके। गार्जियन थे, जो ग्रैंडफादर थे, ही वॉज द ओनली, उसको ऐसे लगता है कि ही वॉज द ओनली पर्सन हु कुड अंडरस्टैंड हर।
कंप्लीटली। अब वो जो Okay. सोर्स चला गया तो उसको Okay. कोई वर्दी ही नहीं लगता, चाहे वो आप इतनी मर्जी बार उसको बोलो बेटे मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, क्या आप बोल रहे हो। द थिंग इज हम्म, आपने कभी भी ऐसा कोई रिएक्शन दिया हो जिससे उसका ट्रस्ट बिल्ड ही ना हुआ हो आपके अंदर कि अगर मैं ये बताऊंगी तो गुस्सा हो जाएंगे, अगर क्योंकि उसको लग रहा है, उसको लग रहा है। अब आप कहोगे कि नहीं ऐसे तो कोई होगा, मैं नहीं तो रिएक्शन नहीं दूंगी। बच्चे को हाँ ऐसे जी। लग रहा है कि अगर मैं अपने ग्रैंडफादर को बताती वो इंसिडेंट तो वो तो समझ Okay. जाते। अगर मैं अपनी हम्म, मदर को बता रही हूँ या मैं अपने फादर को Okay. बता रही हूँ तो वो दे विल नॉट गेट इट और ये मेरे पे चिल्लाना शुरू कर सकते हैं, ये मेरे पे ऐसे करना शुरू कर सकते हैं। अब वो डर, वो जो चीज उसने अंदर पकड़ के रखी हुई है, वो डर इतना बढ़ गया है कि उसकी लाइफ में इफेक्ट करने लग गया है। जैसे वो बाथरूम नहीं जाती, हो सकता है वो इंसिडेंट इन चीजों, इन क्यूज से रिलेटेड हो, वॉशरूम, स्कूल, गैदरिंग। आप Okay. क्यूज इकट्ठे कीजिए। यू शुड टेक एडवाइस ऑफ गुड काउंसलर। आपके एरिया में कोई भी Okay. ऐसा हो, क्योंकि बच्चे को काउंसलिंग दिलवानी बहुत जरूरी है। हो सकता है क्योंकि काउंसलर एक ऐसा इंसान होता है जो ट्रस्ट बिल्ड करवा लेता है। तो Okay, जो मैम। बच्चा है वो उसको खुल के बता पाएगा, क्योंकि कई बार ऐसे हमारे पास ऐसी टेक्निक्स भी होती हैं जैसे पिक्चर्स को दिखा के होती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें Okay. बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो देख के उसके एक्सप्रेशंस देख के हम समझ पाते हैं कि मे बी इस रिगार्डिंग मे बी कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, मे बी कोई हरासमेंट Okay, की मैम। प्रॉब्लम है, राइट। तो बेसिक Okay. आपकी प्रॉब्लम में बेसिक दिक्कत है कि शी डजंट ट्रस्ट यू इन द सेंस किस चीज में कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे उसकी सिचुएशन। और ये Okay. ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा आपको, आपको उसके ग्रैंडफादर के लेवल का ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कि जो भी वो बताती है एक्सेप्टेड, रिएक्शन दिए बिना। Okay. Okay, यू शुड मैम। नॉट बी रिएक्टिव टू हर। Okay, मैम। Okay. हाँ जी। Okay. Thank you, मैम। ओके। Okay. Thank you, मैम। थैंक यू ईशा मैम, थैंक यू कनिका मैम, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए इस क्वेश्चन के आंसर को। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज शेयर करिए। सो एक क्वेश्चन और है कनिका मैम हमारे पास राजन सिंह जी का, तो आप एक हाँ बार जी। उसको ले लीजिए प्लीज। हाँ जी। हाँ जी मिस्टर राजन, Yes, राजन ma'am. सिंह जी। हाँ जी, आपका क्वेश्चन है जो मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ। मेरा एक भाई है जो 20 साल का है, वो काफी टाइम से कहीं फोकस नहीं कर पा रहा। ओके। तो सर काफी टाइम पहले से जो फोकस नहीं कर पा रहे, पहले उनका फोकस कहाँ पे था? पहले करीब जब 9th और 10th में था तो वो काफी अच्छा था, पढ़ाई लिखाई और हर चीज में बहुत बेटर था। बट उसके बाद 11th के बाद जैसे 10th में उसके नंबर्स काफी कम आ गया अचानक से, कुछ प्रॉब्लम्स हाँ। होने की वजह से। उसके बाद से वो अपने आप से जैसे एक बोला जाता है डर सा गया है। उसकी वजह से उसकी फोकस की स्ट्रेंथ इतनी जीरो हो गई है कि वो करीब 5 मिनट अगर कोई बात भी कर रहा है तो उस समय उसका डायरेक्शन हमेशा डाइवर्ट होता रहता है, हर पॉइंट पे डाइवर्ट होता रहता है। आप अगर उससे कुछ बात भी कर रहे हो तो वो कहीं और देखना, फिर अगर वो कहीं और भी देख रहा है आप उसकी तरफ देख रहे हो तो फिर उसका डायरेक्शन तुरंत फोन की तरफ, या ऐसे मतलब हर प्रॉपर एकदम 10 मिनट भी अगर आप उसको बोल दो कि ठीक है आप बैठ जाओ इस पे ये काम करते रहो तो उस टाइम भी उसका डायरेक्शन उस पे नहीं लगता। सो अभी कुछ टाइम से उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं बट मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग सही से गाइडेंस उसको दे पा रहे हैं। तो आप कुछ सजेस्ट करोगे आप? हाँ जी सर। सर राजन सर देखिए, जो आपका भाई है, जो आपने एक फेलियर बताया +1 में, 10th में या +1 में, जिस क्लास में भी। 10th। हाँ जी 10th में। तो उसका Yes, इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे अकॉर्डिंग टू यू उसका इम्पैक्ट कई रीजंस होंगे। मे ये भी हो सकता है कि वो एफर्ट्स डाल रहा हो लेकिन उन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से वो उतना नहीं कर पाया जितना वो कर सकता था। yes, एम आई राइट? तो yes, ma'am. वो 10th की जो एज है दैट इज ऑफ 15 to 16 ईयर्स। 15 या 16 साल का बच्चा आई थिंक 10th में होता है, इफ आई एम Yes, नॉट ma'am. रॉन्ग। Yes, ma'am. तो वो जो एज है वो टीनेज है। उस पॉइंट पे अगर हमें कोई ट्रिगर ऐसा मिले जैसे फेलियर का, राइट, या फिर Yes, ma'am. कोई ऐसा नेगेटिव ट्रिगर मिले जिसके साथ हमारी कई प्रॉब्लम्स का ऑनसेट हो जाता है, कई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, तो उससे निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अब वो सेंस ऑफ फेलियर है वो उन्होंने अपने
पर्सनालिटी में ही उस इनकलकेट कर ली है सेंस ऑफ फेलियर कि अब मेरे से कुछ होगा ही नहीं। या मैम, राइट ठीक मैम। है, क्योंकि उसको 10th में जो उसका, आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनकी लाइफ में उस टाइम पे टीनेज पे जो रिस्पेक्ट का लेवल होता है वो उस एज के बाकी स्टेजेस से सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, छोटे बच्चे को इज्जत का इतना नहीं होता। हम जब बड़े हो जाते हैं, जब हमें समझ में आ जाता है इज्जत और बेइज्जती के बारे में, तो हम कई चीजें टॉलरेट कर लेते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जो टीनेज है उस स्टेज पे जो बच्चे होते हैं वो रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली लेते हैं, इस चीज को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, या फिर कह लो अपनी इमेज को, जो कि हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेज में ठीक भी नहीं होती है कईयों की। मैक्सिमम हम कौन सा बहुत बड़े एक्सपर्ट थे टीनेजर्स जब थे, हम लोग भी ऐसे ही थे। तो इससे क्या होता है कि उस टाइम पे जो उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी बुरी तरह से हर्ट हुई है कि वो उठ नहीं पाए हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये सिंपल स्ट्रगल नहीं है, ये सिंपल उनका लाइफस्टाइल नहीं रहा होगा 10th के बाद, ये कंटिन्यू होता गया होगा और फेलियर्स भी इसमें जुड़े होंगे सर। जैसे कि उनका फोकस नहीं रहा, 10th के बाद उनका ये प्रॉब्लम आ गई, तो +1 में उनका थोड़ा डिप्रेस होना जायज था, थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस को लेके। उस टाइम पे आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होना था कि बच्चे को ये दिखाने का कि कोई बात नहीं, कि इससे हम निकल सकते हैं। तो उस टाइम पे किस तरह से डीलिंग उसके साथ हुई है उस टाइम, पढ़ ले, कर ले कुछ, पहले भी तूने ऐसे किया, आगे नहीं तू कर सकता। वो जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हम भूल चुके हैं बोल के, लेकिन उसको याद है, उसने उसकी सेल्फ एस्टीम को पूरी तरह क्रैश किया हुआ है। तो इसीलिए उसका फोकस अब, मतलब ये चीज बढ़ गई है बहुत ज्यादा। और ऐसी बात नहीं कि इससे डील नहीं किया जा सकता, ये डील हो सकती है अच्छे से उस पहले, क्योंकि जहाँ पे बैगेज है, जहाँ पे उसका इमोशन रुका हुआ है, जो कह लो सेंस ऑफ फेलियर है, उससे उसको निकालना पड़ेगा पहले उस इंसान को। ठीक है, पहले हम उससे उस पर्टिकुलर स्पेस से निकालेंगे, उसके बाद उसकी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होगी, क्योंकि वो वहीं पे स्टक है। ही इज इन +1 राइट नाउ, 10th, वो 20 all साल the का है। time all the time he is asking that timing. यस, Yes ma'am. वो वहीं पे फंसा हुआ है। पहले वो, मतलब हमने वो स्टेजेस की थी ना, प्रोसेस की थी, Yes. कहीं हम अगर फंस गए तो वहीं पे हैं हम लाइफ में आगे दिन रात निकलते रहते हैं, हमारी एज बढ़ती रहती है, पर हम वहीं पे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बच्चा वहीं पे स्टक हुआ है, तो इसको निकालना इजी है। टेक गाइडेंस ऑफ गुड काउंसलर, आप इजीली निकाल सकते हो। बच्चों को कन्विंस करो, पहले इसको खुद मोटिवेट करो आप, कि मेरी लाइफ में भी इतने फेलियर्स आए हैं, पर एफर्ट करके मैं निकला हूँ, तू भी निकल सकता है। वो कुछ भी नहीं था, हाँ, बड़े बड़े लोग फेल होते हैं। अब कोविड में कितने लोग फेल हो रहे हैं, कितने बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, लेकिन हर कोई हार नहीं मान रहा है। Yes ma'am. ठीक है, दिस इज द राइट टाइम कि उनको हम उनके उस फेज से निकाल सकते हैं। Thank you. राइट, तो Thank you. थैंक यू कनिका मैम, थैंक यू राजन क्वेश्चन के लिए। आई थिंक सो ये क्वेश्चन काफी पर्सन्स के साथ, काफी आज के मेंबर्स के साथ रिलेट किया है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जो बैक टू बैक हम फेस करते हैं, कि बैक टाइम में कुछ टाइम पहले कुछ ऐसा सिचुएशन हुई, वो हिट कर गया, वो बैक टू बैक वो रिपीट होती चली गई, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे उसी सिचुएशन पर रुके। तो थैंक यू राजन जी, आपने ये क्वेश्चन पुट किया, सो दैट कि सबको अब काफी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस क्वेश्चन के बाद से। तो अगर किसी और फ्रेंड्स का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अपने क्वेश्चन को यहाँ पर रखिए, तो हम उस पर डिस्कस कर सकें। उस डिस्कशन से काफी अच्छे पॉइंट्स बाहर निकल के आ सकते हैं। और मैं एक अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ कनिका मैम मिशन फिट चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट भी अवेलेबल हैं। तो शी इज अ लाइफ कोच, NLP एक्सपर्ट, राइट। तो हम उनकी भी हेल्प यहाँ पर लेंगे जरूर, उनकी गाइडेंस। तो एक बार रीता मैम को बोलूंगा कि प्लीज मैम आप थोड़ा सा अगर अपने व्यूज राजन जी के क्वेश्चन के ऊपर आप दे सकें, अपने पॉइंट के कुछ प्रैक्टिस बता सकें उनको घर पर, तो आई थिंक ज्यादा बेटर हो जाएगा। थैंक यू मैम, प्लीज कंटिन्यू रीता मैम। Hello, Kanika ma'am. First of all, so thanks a lot to हेलो you. मैम। हेलो Hi, मैम। Kanika ma'am. बहुत अच्छा सेशन आप कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, एंड आई फुली एग्री। ये जो हमारे थॉट्स जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। 1 वीक पहले की बात है, एक लेडी मुझे मिली है जो मदर इन लॉ भी बन चुकी है,
नानी दादी भी बन चुकी हैं, बट वो अपने जो ब्रदर वगैरह से काफी एंग्री चल रही थी, तो उनके ब्रदर मेरे पास आए थे। तो यू वॉन्ट बिलीव, शी इज 67 ईयर्स ओल्ड, बट उसके पास जो थॉट थे वो जब 10 ईयर्स की थी, तब के थॉट्स उनके माइंड में अटके हुए हैं कि जब मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मेरी बड़ी सिस्टर को सब तारीफ करते थे, मुझे इग्नोर किया जाता था, और वो उसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स बढ़ते बढ़ते आज डेट तक भी जो 67 ईयर्स की हो चुकी हैं, डॉक्टर केस चल रहे हैं। तो Yes, बहुत सही कहा आपने कि ये जो बच्चों को कैसे डील करना है, हमारे जो वर्ड्स है वो बहुत मैटर करते हैं, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत मैटर करती है, हमारी टोनैलिटी बहुत मैटर करती है, और सबसे बड़ी बात जो आपने बताया कि रेपो बिल्डिंग, कनेक्टिविटी ma'am. फील करना, क्योंकि Mhm. जो राजन जी और जो ईशा जी भी, अभी आई थिंक ईशा मैम ही थे, तो वो Mhm. यही है कि उन्होंने कोई छोटी सी कोई अपने आप से कोई एक स्टोरी बना लें बच्चे के Yes. सामने, ठीक वो Mhm. डाल के कि एक लड़की थी, उसका ऐसा था, उसको उसको समझने के लिए, ताकि उसके Mhm. थॉट को कैसे बाहर निकालना है, अपने एंड Yes. पर ही फेक स्टोरी बनाकर उस तरह से भी Mhm. कर सकते हैं पेरेंट्स। Yes, ma'am. Of course, ma'am. You're right. कर सकते हैं ऐसे. तो हम्म. आज रेपो बिल्डिंग बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी बनना बहुत जरूरी है। एंड दीपक जी के लिए मैं कहूंगी कि वो मैंने दीपक जी की ये बहुत शख्सियत इतनी प्लस पॉइंट है कि वो हर सिचुएशन में, यू वॉन्ट बिलीव, अगर उनकी लाइफ में 10 मिनट पहले भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि हम सोच ही नहीं सकते कि उसके बाद कोई पर्सन कुछ कह भी सकता है, बट वो इतने फ्रिक्वेंटली मतलब मूव ऑन करते हैं एंड लेट गो करते हैं कि वो भी काफी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं फिलहाल। Yes, ma'am. Of course, ma'am. आप भी दीजिए कुछ पॉइंट्स अपने। तो थैंक यू रीता मैम, थैंक यू कनिका मैम, एंड थैंक यू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इतना विश्वास दिखाया कि मैं इतना कर सकता हूँ, बट ये सारा का सारा आपके माइंडसेट के ऊपर चेंज करते हैं कि आप अपने माइंडसेट को किस तरह से बनाते हैं और अपने माइंडसेट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली हम करते क्या है जनरली कि हम एक सिचुएशन को देख लेते हैं और उसी सिचुएशन को ही समझते रहते हैं, उसी सिचुएशन के साथ ही डील करते रहते हैं, बट अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में और अपने कैरेक्टर के साथ कोई फाइट नहीं करते। हम कैरेक्टर और प्रेजेंट सिचुएशन को हमेशा पैरेलल लेकर हम जब चलेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी क्लैरिटीज हमारे सामने आना शुरू हो जाती है। तो इसके ऊपर हम कुछ अलग सेशन जरूर रखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ऑलरेडी टाइम कंप्लीट हो चुका है काफी, क्योंकि अगर हम इसको शुरू करेंगे तो काफी लंबा ये टॉपिक चला जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 था सर राजन। पार्ट 2 हम फिर से लेकर आएंगे, जिसमें हम इमोशनल इंटेलिजेंस पर वर्क करेंगे, बट वो यूथ और टीनेजर्स के लिए काम करेंगे। अभी हमने किड्स के ऊपर सारी बात की, तो नेक्स्ट हम करेंगे यूथ होगा, टीनेजर्स होंगे, तो इनके लिए हम बात करेंगे। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस हम लेकर आएंगे जो हमारे ओल्ड एजेस है, जो अब 40-45 से जो क्रॉस कर जाते हैं, हम उनके लिए एक सेशन कंडक्ट करेंगे। तो ये पूरा जो इमोशनल इंटेलिजेंस का सेशन होगा 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट हम जल्दी ही कंडक्ट करेंगे, उसके लिए आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी, और थर्ड पार्ट भी जल्दी शेयर करेंगे। उसके अलावा मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ रिलेटेड टू मिशन फिट चंडीगढ़ से। सो मिशन फिट चंडीगढ़ जैसे आप सबको पता है कि 2017 से कंटिन्यूटी में वर्क कर रहा है स्ट्रेस फ्री चंडीगढ़ बनाने के लिए, और अभी पूरे इंडिया को, पैन इंडिया को, ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर हम टारगेट करके हम अपनी इन सब चीज को प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे एक ग्रुप कैलिफोर्निया में चल रहा है मिशन फिट चंडीगढ़ के नाम से ही, बट उसका मिशन फिट लाइव के नाम से हम उसको कंडक्ट कर रहे हैं। तो एवरी संडे इवनिंग 8:30 कैलिफोर्निया का मॉर्निंग 8 होता है, तो दैट टाइम पर हमारा वहाँ पर सेशन कंडक्ट होता है। कभी योगा का, कभी मेडिटेशन का, डिफरेंट डिफरेंट सेशन हम कंडक्ट करते रहते हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमारा मिशन धीरे 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 एक एक करके लोगों के साथ कनेक्ट होता जा रहा है। तो हम काफी अच्छा यहाँ से ग्रोथ कर रहे हैं। गगन जी थैंक यू। गगन जी एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा हमारे साथ सपोर्टिंग रोल पर रहते हैं। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मिशन फिट चंडीगढ़ आप सबके लिए एवरी संडे कोई ना कोई इवेंट कंडक्ट करता है, बट दिस टाइम हमने कुछ एक नई चेंजेस इसमें लेकर आए। संडे के इवेंट्स तो हमारे आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे, बट उसके अलावा मंडे टू फ्राइडे हम एक योगा क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइमिंग होगा मॉर्निंग 6 to 7 और इवनिंग 7 to 8। वो क्लासेस में क्या होगा मैं वो बता देता हूँ। वो एक ट्रेडिशनल योगा क्लासेस होगी, उसमें आपको फ्री डाइट प्लान, कस्टमाइज डाइट प्लान प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, हर पर्सन का अलग अलग डाइट प्लान होगा, और इस तरह से पूरी क्लास कंडक्ट की जाएगी। और इसका एक चार्जेस होंगे, मिनिमल चार्जेस। क्या चार्जेस होंगे वो बता देता हूँ।
1000 रुपीज इसके चार्जेस होंगे। और ये जो कॉस्टिंग है ये यूज कहाँ होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो पैसा हम जहाँ से फंडिंग हम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं वो यूज कहाँ होगी। ये फंडिंग जो जनरेट होगी ये सारी की सारी फंडिंग यूज होगी हमारी स्ट्रीट डॉग्स के लिए। स्ट्रीट डॉग्स में जो उनकी वैक्सीनेशन के लिए ये पूरी की पूरी फंडिंग को हम यूज करेंगे। मिशन फिट चंडीगढ़ का हमारा एक रूल है हमेशा से कि हम किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी करने के लिए या कुछ भी कंडक्ट करने के लिए हम कोई चार्जेस या कोई फंड जनरेट नहीं करते। बट इस चीज के लिए इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें कुछ फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो फंड हम इस एक्टिविटी के थ्रू करके कंडक्ट करेंगे, डॉग्स वैक्सीनेशन के लिए हम इस सेशन को कंडक्ट करेंगे जिसमें 20 सेशंस हम आपको मंथ में प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें हमारे एक्सपर्ट योगा ट्रेनर्स रहेंगे डिफरेंट अलग अलग स्ट्रीम से, जैसे विन्यासा, और उसके अलावा डाइट प्लान हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, कस्टमाइज डाइट प्लान। तो ये एक प्लान है जो हमने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, जिसकी क्लासेस हमारी कल से स्टार्ट हो रही है। अगर कोई मेरे फ्रेंड्स हमें साथ इस मुहिम में स्ट्रीट डॉग्स वैक्सीनेशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो वो हमारे साथ कनेक्ट करिए, हमारे साथ जुड़िए। तो हम स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी कुछ ऐसा करें, क्योंकि उनका भी, उनके अंदर भी है, उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए, उनको भी एक अपने जीने का हक चाहिए। अगर हम उनकी वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, अगर हम उनके लिए प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि लोग उनको धक्के मारते हैं, उनको गालियां निकालते हैं, डंडे मारते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं होंगी अगर उनके साथ वैक्सीनेशन की होगी प्रॉपरली। तो मैंने आपके साथ सबके साथ इसका एक लिंक शेयर कर दिया है, ये है आपके साथ, राइट, मैंने आपके साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया है। जो मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे कोलीग इस मुहिम में हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म को रजिस्टर करिए, राइट। और जो इसकी पेमेंट है तो गूगल पे होगी, और ये मिस्टर नितिन आपकी इस पेमेंट को पूरा देखेंगे, इस फंड को कैसे यूटिलाइज करना है वो रीता मैम, गगन इन सबके अकॉर्डिंग चलेगा। एक और चीज, मैं एक और स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, ये था हमारा एक इवेंट के बारे में। सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको याद होगा योगाथॉन, याद होगा मैम आप सबको कि हमने लास्ट ईयर नवंबर में योगाथॉन कंडक्ट की थी, और जिसमें हमने सूर्य नमस्कार चैलेंज किया था। दिस टाइम टू योगाथॉन 2.0 हम कंडक्ट कर रहे हैं। योगाथॉन 2.0 में क्या है मैं वो चीज बताऊं। ये इवेंट्स फ्री हैं, संडे के जितने भी इवेंट्स रहेंगे वो टोटली फ्री रहेंगे। जैसे आज का सेशन हुआ, आगे सेशन होगा, इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई चार्जेस प्रोवाइड नहीं करवाना होगा फर्स्ट। तो जो ये योगाथॉन है, योगाथॉन में होगा क्या, ये सूर्य नमस्कार चैलेंज होगा। आपको एक वीडियो क्रिएट करनी है, अपनी वीडियो क्रिएट करके हमें एक गूगल फॉर्म पर हमारे साथ शेयर करनी। हम उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऊपर पोस्ट करेंगे, और जिस वीडियो के ऊपर मैक्सिमम लाइक्स होंगे, शेयर होंगे, आपको अपनी वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करवाना है उस वीडियो के ऊपर। जिसकी वीडियो ज्यादा लाइक होंगे, ज्यादा शेयर होंगे, वो हमारे विनर होंगे उस पूरे योगाथॉन इवेंट के। ये जो विनर होगा उसके लिए हमने कुछ स्पेशल गिफ्ट वाउचर भी हमने यहाँ पर प्लान आउट किया है। तो हम आपके लिए कुछ गिफ्ट वाउचर्स भी रखेंगे जो विनर्स होंगे। तो आप अपनी एक सूर्य नमस्कार करते हुए वीडियो हमारे साथ शेयर करनी है। उसका लिंक कहाँ पर वो शेयर करनी है, वो लिंक आपके साथ विद इन 1 to 2 डेज में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। वेडनेसडे से हमारे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वेडनेसडे से आप अपनी वीडियोस हमारे साथ शेयर करेंगे, संडे तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा, सैटरडे तक, सैटरडे इवनिंग तक। संडे हमारी वीडियो को हम क्लोज करेंगे, और संडे के बाद संडे हमारा एक सेशन होगा जिसमें हमारे साथ एक डाइटिशियन होंगे जो इस पूरे सेशन को कंडक्ट करेंगे, डाइट से रिलेटेड वो सेशन कंडक्ट करेंगे। हर पर्सन उसमें कनेक्ट कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। तो वहाँ पर डाइट में बताएंगे कि डाइट में हमें कैसे कैसे चेंजेस करना चाहिए डेली रूटीन में, कैसे अपने आप को ज्यादा हमें हेल्दी और हैप्पी बना सकते हैं थ्रू डाइट के जरिए। तो ये ज्यादा रहेगा। उसके अलावा उसी सेशन के बीच में, संडे वाले सेशन के बीच में ही हम अपने विनर को अनाउंस करेंगे कि हमारे कौन विनर्स हैं और उनके नाम क्या है। तो इस तरह से हमने योगाथॉन इवेंट प्लान किया है, तो दैट कि आप किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी के साथ कनेक्ट रहें। इनकरेजमेंट के लिए हमने बहुत बड़ी अमाउंट का गिफ्ट वाउचर तो नहीं होगा, बट एक ऐसी गिफ्ट वाउचर होगा जो आपको इनकरेज करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको अपनी उस लाइफ स्टाइल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और आप डेली रूटीन में इन सारी चीजों को करिए, इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ स्टाइल में, उसको इंडल्ज करिए इन सारी चीजों को, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक बेस्ट रिजल्ट्स होंगे। तो वंस अगेन मैं थैंक यू करना चाहूंगा कनिका मैम का, जिन्होंने इतना अच्छा सेशन हमारे साथ कंडक्ट किया, और रीता मैम जिनकी गाइडेंस के अंदर ये सेशन कंडक्ट हुआ, नितिन जिनके एफर्ट से ये पूरा सेशन बना, ये पूरा जूम नेटवर्क पर हम अवेलेबल है, चांदनी जिनके कारण ये पूरा का पूरा सेशन स्टार्ट होता है,
तो इनकी गाइडेंस से ही हमारा पूरा सेशन स्टार्ट होता है। गगन कंबोज जी जो हमेशा हमें इनकरेज करते हैं ऐसे सेशन करने के लिए, राइट। तो इसी तरह हमारी पूरी टीम है, नमन सोनी जो पूरी डॉग वेलफेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो वैक्सीनेशन डॉग्स वैक्सीनेशन के ऊपर काम करेंगे, मिस्टर गगन कंबोज है। तो आपके साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज, जैसे नमन ने आपके साथ शेयर भी किया कि आपने फीडबैक, राइट, तो अपने फीडबैक्स हमारे साथ बिल्कुल शेयर करिए, क्योंकि आपके फीडबैक के बेस पर ही हम अपने अगले सेशंस को, अगली एक्टिविटीज को प्लान करेंगे। क्योंकि जब तक आपके हमारे पास फीडबैक नहीं आएंगे, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, ऐसा मत सोचिए कि हम बुरा फीडबैक देंगे या कुछ गलतियां, हमें गलतियां हमारी ये बताइए कि हमें क्या कमियां रही हैं हमारे सेशन के लिए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, तो दैट कि नेक्स्ट टाइम हम ज्यादा एनर्जाइज होके और ज्यादा परफेक्ट होकर आपके साथ आ सके और आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके। और तो आई थिंक सो हमें सेशन को यहाँ पर ही क्लोज करना चाहिए। तो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन। तो रिक्वेस्ट है सबसे एक बार फिर से कि मैंने डॉग्स वैक्सीनेशन के लिए जो आपके साथ शेयर किया है, उसकी क्लासेस हमारी कल मॉर्निंग से स्टार्ट हो रही है। आपके साथ मैं गूगल फॉर्म शेयर कर चुका हूँ, तो जो भी मेरे फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्लीज वहां पर क्लिक करिए, अपने फॉर्म को फिलअप करिए। तो आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा योगा का, जो आपने शायद आज से पहले कभी ना किया होगा। तो क्योंकि आपका पैसा, आपका फंड एक ऐसी जगह पर यूटिलाइज किया जाएगा जिसके लिए बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं, और शायद उन ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिशन फिट चंडीगढ़ भी होगा। और वन मोर थिंग लास्ट में मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया कि मिशन फिट चंडीगढ़ का एक ग्रुप हम कैलिफोर्निया में रन कर रहे हैं, तो उसका नाम हमने अलग रखा है। बट गगन जी का एक रिक्वेस्ट थी, गगन जी का एक सजेशन है हम सबके लिए। तो गगन जी का सजेशन ये है, मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। गगन जी का सजेशन है कि हम मिशन फिट चंडीगढ़ का नाम बदल के मिशन फिट लाइफ कर दें, सो दैट कि हम हर सिटी का एक अलग मिशन चला सके। मिशन फिट दिल्ली, मिशन फिट गुड़गांव, मिशन फिट पटियाला, तो हर सिटी का डिफरेंट मिशन फिट हो, राइट। तो एक पूरा जो मेन होगा वो मिशन फिट लाइफ होगा। तो इस तरह से हम इस पूरे सेशन को, इस पूरी मुहिम को, इस पूरी वेव को आगे लेकर जाएं। तो थैंक यू एवरीवन। चांदनी आप प्लीज इस सेशन को फर्दर करिए। थैंक यू। Sure. Yes. थैंक यू करना चाहूँगी मैं दीपक जी का और कनिका मैम का भी। थैंक यू सो मच हम सबको गाइड करने के लिए, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। बाय। थैंक यू।